हेलो व्यूवर्स, मैं हूं दीपक शर्मा और आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट लेसन को पढ़ा था, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर के उपकरण और कंप्यूटर के इतिहास की जानकारी थी। आज फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के लेसन 2 में कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का वर्गीकरण और कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। इन्हीं विशेषताओं में से जो सबसे पहली विशेषता है वह है गति। कंप्यूटर एक तेज़ गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसान की तुलना में बहुत तेज़ गति से कार्य करती है और इसकी तीव्रता प्रति सेकेंड्स, प्रति मिली सेकेंड्स, प्रति माइक्रो सेकेंड्स और प्रति नैनो सेकेंड में मापी जाती है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। कंप्यूटर तेज़ गति के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। अगर मनुष्य सही इंस्ट्रक्शन दें तो 100% कंप्यूटर भी सही रिजल्ट देगी। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की विशेषताओं में से जो तीसरी विशेषता है वह है ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाए वह स्वचालित रूप से बिना रुके और बिना थके कार्य करता रहता है। उदाहरण के लिए, जब हम कंप्यूटर को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो पूरे 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा और यह सभी कार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण इसे थकान और बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार समान क्षमता से कार्य करने की शक्ति होती है। वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब होता है विविधता। कंप्यूटर एक वर्साटाइल मशीन है जो एक साथ कई अलग अलग कार्यों को कर सकता है। जैसे मुझे गाना सुनने के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है या फिर डॉक्यूमेंट लिखना है तो मैं इन दोनों कामों को एक साथ में कर सकता हूँ। मतलब एक साथ कई विषयों, क्षेत्रों पर कार्य किए जा सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय उपकरण है। इसका जीवन कई वर्षों तक रहता है, इसलिए इस पर लंबे समय तक कार्य किए जा सकते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब होता है भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की मेमोरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है जो हम इंसान नहीं कर सकते। मानव की तुलना में कंप्यूटर के पास मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट इस तरह के कई प्रकार की डेटा भंडारित किए जा सकते हैं और ये डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। जिस चीज़ में अच्छाई होती है उसमें बुराई भी होती है। ये दोनों चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम कंप्यूटर की कुछ हानियों के बारे में बताएंगे। नो इंटेलिजेंस। विवेक क्षमता का अभाव। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर एक डब मशीन की तरह है जो सोच नहीं सकती। यदि किसी रोबोट के अंदर रोते हुए मनुष्य के लिए लापड़ लगाने की प्रोग्रामिंग फिट की है तो वो लापड़ ही लगाएगा, चाहे वो इंसान कितना भी रो ले। कंप्यूटर में हम इंसानों की तरह फीलिंग्स, इमोशन नहीं होते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। कंप्यूटर पर बहुत सारे साइबर हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। वायरस, पासवर्ड चोरी करना, पेमेंट चुराना, निजी डेटा चुराना, ये सभी नुकसान साइबर हमलों के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं। हैकर्स हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर कुछ भी कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कंप्यूटर के प्रकार, इट मीन्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर। इनमें एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आते हैं। साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो चलिए अब इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई को दर्शाता है। ऐसे कंप्यूटर में आंकड़े लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता
तेज होती है। थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करने के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला रूप है, जो जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणनाएं तथा रक्षा के क्षेत्रों में काम आते हैं। पेट्रोल पंप मशीन और स्पीडोमीटर एक हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई कार्यकलापों को एक साथ करने की क्षमता रखता है। आप इसके द्वारा शोध पत्र लिख सकते हैं, अपने घरों में कार्यालय का बजट, व्यवसाय की बिक्री चार्ट तैयार कर सकते हैं। डेस्कटॉप, नोटबुक, ये सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य को करना होता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना, परिवहन नियंत्रण करना, इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। यह कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, साइज के आधार पर जो सबसे पहला है वह है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर तथा कार्यालय में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जाता है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता और हल्का होता है और आकार में भी सबसे छोटा होता है, जैसे पीसीज, नोटबुक, लैपटॉप्स, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। वर्क स्टेशन यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी नेटवर्क से जुड़ा होता है और व्यवसाय तथा पेशेवरों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तेज और क्षमतावान होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल छोटे व्यवसाय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए विकसित नहीं किया जाता है। इनको एक कंपनी के द्वारा अपने एक विभाग विशेष में किसी कार्य विशेष को करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर अधिक तेज तथा क्षमतावान होता है। इनका इस्तेमाल सरकारी प्रतिष्ठानों, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका उपयोग बड़ी संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीक कार्यों में होता है। अभी तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जिसे जापान में बनाया गया था। भारत ने सन 1991 में अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था। परम कंप्यूटर को भारत सरकार की एक संस्था CDAC ने बनाई थी। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। रैंकिंग में पूरे विश्व में 63वां स्थान हासिल किया। अब हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां निर्धारित की जा चुकी है। आज हम आपको कंप्यूटर जनरेशन की पूरी जानकारी देंगे और साथ में प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताओं और कुछ कंप्यूटर के नाम भी बताएंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 से हुई और 1955 तक मानी गई है, क्योंकि इस समय JP एकर्ट और JW माउचली ने वैक्यूम ट्यूब पर आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में पंच कार्ड्स, पेपर टेप तथा मैग्नेटिक टेप को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में होता था और मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था। यह आकार में बहुत बड़ा, वजनी और बहुत महंगे होते थे। यहाँ पर कुछ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के नाम हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की समय अवधि 1956 से 1963 तक मानी गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकली ने किया था। अब कंप्यूटरों में प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा।
और ये असेंबली एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगे थे तथा उनमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था। लेकिन अभी भी यह आकार में बहुत बड़ा और बहुत महंगे होते थे। ये सभी दूसरे कंप्यूटर की पीढ़ी के नाम हैं, आप इसे भी नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, इस पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल होने लगा था। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार एक इंजीनियर जैक किल्बी ने किया था। एक अकेली आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स समाहित थे। आईसी के आविष्कार ने कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा कर दिया। अब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंचा सकते थे और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल में और सुधार हुआ। साथ ही माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा था। ये तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं जो मैं आपको स्लाइड के थ्रू आपको दिखा रहा हूं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 1971 से 1980 तक का समय चौथी पीढ़ी के लिए माना गया है। इस दौरान आईसी को और अधिक विकसित किया गया। इस समय की आईसीज में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स आ सकते थे और इसकी कार्य क्षमता 3000 ट्रांजिस्टरों के बराबर थी। इन आईसीज को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। इस समय माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था। यह समय कंप्यूटर क्रांति लेकर आया और कंप्यूटर आम इंसान तक पहुंचा। इसी समय में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ और विंडोज, मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों की शुरुआत हुई और आज ये वर्तमान है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप जिस डिवाइस पर मुझे देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी की समयावधि 1980 से लेकर अभी तक चल रही है। इस कालखंड में कंप्यूटरों में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, जिससे ये बहुत तेज और छोटे हो गए। क्योंकि एक ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ सकते थे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम इंसानों की तरह सोचने लायक बनाया जा रहा है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और थिंग्स, रोबोटिक्स आदि तकनीकों का लगातार विकास और प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर जनरेशन, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के फायदे और नुकसान के बारे में सीखा। हमें उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा। इन वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।